नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टीयर 3 और टीयर 4 के लिए जीके जीएस का 13वां क्लास है और इस क्लास में हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन जो मोस्टली भूगोल से आपके संबंधित हैं। और यह आपके 40 नंबर के क्वेश्चन में और साथ ही साथ अगर आपने सोशल साइंस में भूगोल लिया है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आगरा मुंबई की, चेन्नई थाने की, कोलकाता हजीरा की या पुणे मछलीपट्टनम की? तो इनमें से जो सबसे लंबी जो लंबाई है वह कोलकाता हजीरा मार्ग सबसे अधिक लंबा है। तो सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि कोलकाता हजीरा की जो लंबाई है वो है कुल आपका 19,949 किलोमीटर। और भारत में नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से संबंध है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी साल 1943 में हुई थी। और आगे की अगर बात करें तो नागपुर योजना रोड मैप योजना है जिसमें देश के सड़क परिवहन का रूपरेखा तैयार किया गया है। भारत में एनएच देश के कुल सड़क लंबाई का लगभग 2.7% कवर करता है। सड़क परिवहन की लंबाई कुल 40% जो होती है यात्राओं को संपन्न करती है। तो सड़क परिवहन के द्वारा भारत में कुल 40% यात्राएं संपन्न होते हैं। और एनएच की बात करें यानी कि नेशनल हाईवे, तो कुल सड़क मार्ग का 2.7% जो है वह एनएच हाईवे है। और कोलकाता हजीरा इनमें से सबसे लंबा है जिसकी कुल लंबाई 1,449 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यह आपका नॉर्थ साउथ है और यह आपका ईस्ट वेस्ट है। यह ईस्ट और यह है वेस्ट, यह है नॉर्थ और यह है साउथ। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यानी कि ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्व तक है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका देशांतर विस्तार है। अब यहीं पे हम भारत के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट को जान लेते हैं। तो भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम किविथु या वालांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रीक या गौरा माता है या गौरा माता आता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट का नाम इंदिरा कॉल है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में आता है। और भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट पर अंडमान निकोबार में स्थित है और जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। इसका नाम जो है भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट है और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्व तक। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप है कहाँ पर। तो अरब सागर में स्थित है आपका लक्षद्वीप और अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की बात किया जाए तो यह अंडमान बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या, अगर कुल आपसे द्वीप पूछे तो कुल द्वीपों की जो संख्या है वह है 36। लेकिन अगर आपसे प्रवाल द्वीप की पूछे तो प्रवाल द्वीपों की संख्या जो है वह है 12। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है सी कि लक्षद्वीप में कुल प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। अब अन्य की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो लक्षद्वीप में केवल 10 ही ऐसे द्वीप हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में केवल 10 ही ऐसे द्वीप हैं जिसपे मानव आबादी रहती है। ठीक है, मात्र 10 द्वीप पर मानव आबादी रहती है।
आबादी रहती है। और यहाँ पर है कि पिटली, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि पिटली या पिट्टी आता है कि पिटली द्वीप एकमात्र द्वीप है जहाँ पर मानव निवास तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? श्रीहरिकोटा, एलिफेंटा, भटकल या ड्रीकैंट। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका ऑप्शन है आपका श्रीहरिकोटा और ड्रीकैंट जो है यह अरब सागर में नहीं स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बाकी एलिफेंटा और भटकल जो है यह दोनों के दोनों अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि श्रीहरिकोटा जो है और ड्रीकैंट जो द्वीप है ये दोनों, ये किसमें है? बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल। और श्रीहरिकोटा भी आपका बे ऑफ बंगाल में है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में है। एलिफेंटा की अगर बात की जाए तो एलिफेंटा जो है एलिफेंटा जो है यह अरब सागर में स्थित है और भटकल जो है कर्नाटक के तट पे यह भी अरब सागर में स्थित है। तो यह दोनों जो है आपके अरब सागर में है, सागर में। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका कि कौन सा जो द्वीप है जो अरब सागर में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि श्रीहरिकोटा और ड्रीकैंट जो है यह अरब सागर में नहीं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? चंबल, माई, लूनी या गग्गर। तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली जो नदी है इसका नाम है लूनी। तो यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है। और यहाँ पे लूनी की अगर बात करें तो लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी, ठीक है, अरावली के नाग पहाड़ी से। तो कई बार पूछा जाता है कि नाग पहाड़ी किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंगा, नंगा कहाँ पे? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नागा कहाँ पर है? तो नागा पहाड़ी कहाँ पे? तो ये नागालैंड में है। लेकिन नाग पहाड़ी की बात की जाए तो यह राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है कि लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो अपने आधार तल को प्राप्त नहीं करती है, यानी कि यह डायरेक्ट समुद्र में विलीन नहीं होती है। आपने यहाँ पे देखा होगा भारत के मैप को, तो यह कच्छ का रण है और यह खंबात की खाड़ी है और यह अरब सागर है। तो यह कच्छ की खाड़ी में क्या करती है? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी के रण के पास ही, खाड़ी में नहीं गिरती है, कच्छ के रण के पास ही, ठीक है, अपना जल विसर्जित कर देती है। तो इस प्रकार से भारत की यह एकमात्र नदी है जो अपने आधार तल को प्राप्त नहीं करती है। लूनी नदी जो है एक प्रकार की खारी नदी है, ठीक है। लूनी जो है खारी नदी है और इसके सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो लूनी की जो सहायक नदी है वह है बांडी, सुकरी, मिठड़ी, ठीक है। ये सारी बांडी, सुकरी, मिठड़ी ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला से होता है? तो सही आंसर होता है यहाँ पर कि आंसर होता है आपका सी कि लूनी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वह अरावली पर्वतमाला से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? माटीगाड़ा में, राजदोह में, घाटशिला में या मौसा गोंडा में। तो इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन जो है वह स्थित है आपका घाटशिला में। तो सही आंसर होता है सी। तो जानते हैं यहाँ पर कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की जो स्थापना की गई थी साल 1930 में घाटशिला में किया गया था। और यह घाटशिला कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य के घाटशिला में किया गया था। और 25 सितंबर 25 सितंबर 1972 को भारत सरकार ने इसका विलय जो है इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन
का विलय जो है वह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कर दिया। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में इसका भारत सरकार ने विलय कर दिया। आगे की अगर बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वह खान मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। और हाल की स्थापना की बात की जाए तो एससीएल यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी 9 नवंबर साल 1967 को की गई थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ पे स्थित है, घाटशिला, और घाटशिला जैसा कि मैंने बताया कि यह झारखंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि गेहूं उत्पादन में, ठीक है, जो प्रथम स्थान रखता है वह उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक गेहूं जो होता है अगर पूछ दे तो यह यूपी है। अगर प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पूछ ले की दृष्टि से अगर गेहूं पूछ ले तो वो हो जाएगा पंजाब। उसी प्रकार से अगर पूछ ले कि सबसे अधिक चावल जो है यह कहाँ पे होता है तो यह वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर से की दृष्टि से पूछे, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे अधिक चावल कहाँ पे होता है तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और बिहार में आपसे पूछ ले कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं चावल होता है तो उसका नाम आता है रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक गेहूं और चावल होता है। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो उस प्रकार से सही आंसर होता है आपका ए कि सबसे अधिक जो गेहूं होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। बाकी सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग नहीं है? बिहार का, सॉरी, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? बिहार का, सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का या मेघालय का? तो बात करते हैं दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग जो है सभी ने पता है चाय के लिए फेमस है और यह पश्चिम बंगाल राज्य का भाग है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में कि दार्जिलिंग जो है किसके लिए फेमस है। तो दार्जिलिंग जो है वह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल में कुल जिलों की संख्या है 23 और पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनने का मतलब की स्वीकृति भी मिली हुई है। अगर ये बन जाते हैं तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी 30। तो आगे की अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है और सिक्किम राज्य की जो राजधानी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें सभी ने पता है इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बिहार की राजधानी जो है पटना है। मेघालय की राजधानी जो है वह शिलांग है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो आप सभी ने पता है कि कर्क रेखा वह रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अगर ग्लोब की बात की जाए तो यह आपका इक्वेटर 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। 23 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे आपका आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, चौथे पे है छत्तीसगढ़, पांचवें पे है झारखंड, छठे पे है आपका वेस्ट बंगाल, सातवें पे है त्रिपुरा और आठवें पे है मिजोरम। तो यहाँ पूछा गया कि किस प्रांत से होकर नहीं गुजरती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो सही आंसर होता है आपका बी कि कर्क रेखा जो है वह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकलती है? कावेरी से, पेंत्रेरू से, पलार से या तुंगभद्रा से? तो कुरनूल कुड़प्पा जो नहर है वह पेन्नेरू से यहाँ से निकलती है। ये आपका कई जगहों पे पेन्नेरू लिखा होता है तो पेन्नेरू से निकलती है। तो सही आंसर होता है बी कि
कुन्नुल कुड़प्पा नहर जो है वह पेन्नरू से निकलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह नहर है कहाँ पे, तो यह नहर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुन्नुल कुड़प्पा नहर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ पे अन्य की अगर बात करें जो अक्सर करके एग्जामों में पूछा जाता है तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल जो है वह झेलम नदी पर है। उसके बाद तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और सरहिंद नहर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सरहिंद नहर प्रोजेक्ट जो है यह किस पर स्थित है, तो सरहिंद नहर प्रोजेक्ट जो है वह सतलज नदी पर है। और सबसे अधिक जो बिहार की दृष्टि से पूछा गया है क्वेश्चन वह है तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर तिलैया बांध है। और कई बार ये भी पूछ लिया है कि बराकर किसकी सहायक नदी है, तो बराकर जो है यह दामोदर की सहायक नदी है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा जिसको हम लोग आईएसटी के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह कितने से होकर गुजरती है। तो भारत की जो आईएसटी है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, जो कि कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नैनी कह ले, इलाहाबाद कह ले या मिर्जापुर कह ले, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो उत्तर प्रदेश के नैनी से अपना आईएसटी लिया गया है। तो पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य आपका होता है जो वह है आपका मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य है आपका उड़ीसा। और पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो जो आईएसटी है यह इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत का आईएसटी कहाँ से लिया गया है, तो यूपी के नैनी कह दे, इलाहाबाद कह दे या मिर्जापुर कह दे, ठीक है। इनमें से जो आपको ऑप्शन में मिलेगा उसको आप लगा सकते हैं। हालांकि इलाहाबाद का वर्तमान समय में नाम सभी ने पता है कि प्रयागराज हो गया है। तो जो भी आपके ऑप्शन में आए, अब आप सभी ने पता है कि जो 1 डिग्री देशांतर में जो होता है वह 4 मिनट, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से 82.5 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को जो है वह 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इसलिए और यहाँ पे आई थिंक पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यह 0 डिग्री है जिसको हम लोग जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। और इसके जो देश जितना पश्चिम में होगा उसका समय उतना माइनस में होगा, यानी कि उतना कम होगा। और जो देश जितना पूर्व में होगा उसका समय उतना आगे होगा। तो हमारा क्या है, पूर्व में है, इसलिए हम क्या लिखते हैं कि हमारा जो टाइम है जीएमटी से 5.5 घंटा क्या है आगे ग्रीनविच। यानी कि यहाँ पे अगर 12 बजेगा, ठीक है, जीएमटी यानी कि लंदन में अगर 12 बजता है तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। तो ये आपका लिया गया है। तो कई बार ये भी पूछा गया है कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का। क्योंकि आप सभी ने पता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 360। और पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगती है, 24 घंटे का। तो आप 24 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 देशांतर, ठीक है। और 15 देशांतर को आप 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो 1 मिनट में 4 एक देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आंसर हो जाता है आपका ए। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है आपका कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वह बंगाल की खाड़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सभी का अगर हम यहाँ पे अगर मैप बना पाए, कुछ इस प्रकार से भारत है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे आपका तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है। ये आपका गुजरात के पास ये जो है कच्छ की खाड़ी है। और ये यहाँ पर जो है गुजरात के पास ही ये आपका खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई थी, टर्शियरी में, कार्बोनिफेरस में,
पैलियोजिक में या मेसोजोइक में। तो यहाँ पर हिमालय का पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी वह टर्सरी कालखंड में हुई थी। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं कि टर्सरी युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का लगभग 70 मिलियन ईयर पहले का युग है, ठीक है। और टर्सरी युग को जो है 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर टर्सरी की बात की जाए तो टर्सियरी को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहला आता है वह कौन सा है आपका, तो पहली गोसीन है, ये पहला है। दूसरा जो है वह आपका है इयोसीन, तो ये दूसरा है। तीसरा जो है वह है ओलिगोसीन, ये तीसरा है। चौथा जो है वह है आपका मायोसीन, ये चौथा है। और पांचवा जो है यह है प्लायोसीन, ये पांचवा है। तो टर्सरी युग को कुल 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, तारापुर प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, आणविक शक्ति केंद्र के लिए या रेशम उद्योग के लिए। तो यहाँ पर तारापुर की बात करें तो यह आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत में तारापुर जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और 1969 में यहाँ पर 1969 में यहाँ पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। रिएक्टर को यहाँ पर पहले परमाणु रिएक्टर को स्थापित किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो यह साल 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। और आपसे परमाणु विभाग की स्थापना की अगर बात पूछे कि परमाणु विभाग को जो स्थापित किया गया था वह साल 1954 में परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी। और भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में परमाणु अनुसंधान के जो जनक हैं वह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। यह भारत में पहले मतलब इन्हें परमाणु अनुसंधान का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर झीलों के नाम दिए हैं और राज्य का नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि बूलर झील, तो बूलर झील किस राज्य में स्थित है, तो बूलर जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद लोनार जो है महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद पुलिकट की बात करें, पुलिकट जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। और लोकटक की अगर बात करें तो यह मणिपुर में स्थित एक झील है। यहीं पर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील की अगर बात किया जाए, यहाँ पे अन्य की अगर बात किया जाए चिल्का झील, तो यह उड़ीसा में है। वेम्बनाड झील की अगर बात किया जाए तो वेम्बनाड जो झील है वह केरल में है। डल झील, बैरीनाग झील, मानस झील, ये सारे के सारे किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो दोस्तों ये था आपका भूगोल का और साथ ही साथ जीके जीएस स्टैटिक्स जीके जीएस का 13वां क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।